थोड़ा सा जो है लिख देते हैं, उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा। वैसे इसको शुरू करने से पहले जो है मैं आप लोगों को एक बात जरूर बता दूं कि भैया भले ही मैं आपको पढ़ा रहा हूं लेकिन इस शब्द से मैं बहुत डरता हूं, लेखपाल शब्द। हाँ भैया, इस शब्द से हम बहुत डरते हैं क्योंकि ये साहब जिसको चाहे 2 इंच दूसरे की जमीन में चला गया तो जो है काम गड़बड़ हो गया, है कि नहीं। खैर ये तो हंसी मजाक की बातें थी, पर बेटे देखिए मैं इस क्लास को शुरू करूं उससे पहले आप बच्चों से मुझे एक बहुत विशेष बात करनी है। बात यह करनी है कि आज आपको हिंदी की ये पहली क्लास मिल रही है और इस क्लास के लिए मैं आपसे कुछ विशेष प्रार्थना भी आज मैं आपसे विशेष प्रार्थना भी करूंगा और थोड़ा सा आप भाई बहनों से एक आग्रह भी करूंगा और आपके हित की कुछ बात भी करूंगा। देखो बेटा, आग्रह केवल यही है हमारा कि हिंदी एक ऐसा विषय है कि इसमें आपको कहीं से भी जरा भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है मैथ की तरह से कि यदि आपको सरलीकरण नहीं सिखाया गया या आपको जोड़ना नहीं सिखाया गया तो आपको आगे दिक्कत आ सकती है, गुणा करने में दिक्कत आ सकती है, या घटाना नहीं सिखाया गया तो आपको गुणा में दिक्कत आती है। हिंदी एक ऐसा विषय है बेटे, आप जहां से शुरू कर देंगे वहीं से जो है बिल्कुल आपको समझ में आने लगेगा। तो जैसा कि आप भाई बहनों को हम बता दें कि जो है हम चाह रहे हैं कि यहाँ जो है हम आपको, चूंकि जो पिछला बैच है उसमें सर्वनाम तक की बात हुई है, तो मेरे बच्चे हम चाह रहे हैं कि सर्वनाम से आपको शुरू करें और यहाँ से जो है बाकी की जो चीज़ है जैसे संज्ञा जो है आपका वर्ण वाला चैप्टर और संज्ञा, ये 2 चीज़ें जो हैं वो बीच में गैप में हम आपका पूरा करा लेंगे जो है। और दूसरी चीज ये है मेरे बच्चों, मेरे बाबू, कि आपको मैं यह विश्वास दिलाता हूं कि आपको जरा भी दिक्कत नहीं आएगी, यहीं से बिल्कुल वैसे समझ में आएगा जैसे पहला चैप्टर बिल्कुल शुरू हो रहा हो। तो बिल्कुल भी परेशान ना हो मेरे बच्चे। थोड़ा सा हमारी व्यक्तिगत बाध्यता है कि जो है समय का अभाव है, इसलिए हम आप सभी भाई बहनों से यह करबद्ध निवेदन करेंगे कि इस चीज़ को आप स्वीकार करें। हाँ, ये मेरा विश्वास करें कि आपको जरा भी दिक्कत नहीं। अगर आपको लगता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको दिक्कत परेशानी आ रही है, तो आप हमसे कहिएगा, हम बेटे उसके लिए जिम्मेदार होंगे। मैं आपको इस बात का पूरा यकीन दिलवाता हूं कि आपको जरा भी, अगर आपको, देखो बेटा एक बात याद रखना, एक गुरु के लिए रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने बड़ी अच्छी बात कही है, क्या कि मातु पिता गुरु प्रभु कै बानी, बिना ही विचार करिए शुभ मानी। माता पिता गुरु और भगवान दुनिया में 4 ऐसे हैं जिनकी बात को बिना सोचे समझे करना चाहिए। उसका कारण है कि यही दुनिया में 4 ऐसे हैं जो भूल चाह करके भी अपने से जुड़े हुए का अहित नहीं सोच सकते, न कर सकते हैं। माता पिता सपने में भी अपने बच्चे का हित नहीं सोच सकते, न गुरु सपने में अपने बच्चे का हित सोच सकता है, अपने विद्यार्थी का। इसलिए मेरा कहना केवल इतना है बेटे कि आप सब भाई बहन बिल्कुल हमारे ऊपर विश्वास करते हुए निश्चिंत होकर यहाँ से पढ़ें और आपको हर बात समझ में आएगी और यथा जो है समय के अनुसार हर चीज आपको दी जाएगी। तो आइए मेरे दोस्त शुरू करते हैं सर्वनाम। जरा भी न डरें, जरा भी परेशान ना हो। आज की कक्षा पहले पढ़ें, फिर आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि हाँ यार गुरुजी सही कह रहे थे, जहां से शुरू कर दो वहीं से नया हो जाता है। देखिए सर्वनाम, सर्वनाम याद रखना बेटे। आइए मैं पहले आपको कुछ बातें करता हूं, आपसे थोड़ी सी एक बात करूं, एक उदाहरण लेता हूं। हाँ, रही बात, फोन मेरा स्विच ऑफ हो गया है बेटे, इसलिए कमेंट मैं आपके कल से लूंगा जरूर से जरूर। आप सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट है कि जो भी आपके अपने विचार हैं, जो भी आपकी बातें, आप कमेंट में जरूर लिखें, क्योंकि जब आपका मेरा फोन चार्ज होगा तो मैं एक बार जरूर उस कमेंट को देखूंगा। तो आप जो भी आपके अपने विचार हैं जरूर लिखें बेटे। पर बस सब पर एक ही बात मैं कहूंगा कि यदि आपको यहां से समझने में दिक्कत आए तो कहिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। चलो बेटा देखो बाबू, आप जो है पहले ही चैप्टर से देख लो, यहीं से शुरू कर दो बेटा। मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे कहा कि मैं आपसे कुछ छोटी सी बातें करूंगा, कुछ चीजों की चर्चा करूंगा। जैसे मैं आपसे एक वाक्य लिखता हूं, जरा उत्तर दीजिएगा। राम ने कहा, आप ये ना सोचे कि नहीं सर नहीं देख पाएंगे तो हम उत्तर न दें, आप बिल्कुल उत्तर दीजिएगा। राम ने कहा, राम कल आएगा।
बिल्कुल मैं यहीं से शुरू करता हूं। सर्वनाम शुरू करने का इससे सरल तरीका हो ही नहीं सकता, ना तो आज तक मुझे दूसरा मिला। राम ने कहा राम कल आएगा। मैं आप सभी भाई बहनों से यह जानना चाहता हूं, क्या इस वाक्य में जो है, क्या इस वाक्य में एक राम है या दो राम है? आपके पास दो ऑप्शन है कि इस वाक्य में क्या एक राम है या दो राम है। तो मुझे पता है आप उत्तर दे रहे होंगे, एक दूसरे को कमेंट देख रहे होंगे। मुझे पता है कुछ भाई बहनों का उत्तर आ रहा होगा कि सर एक राम है, और कुछ भाई बहनों का उत्तर आ रहा होगा कि सर दो राम है। क्यों? क्योंकि यदि यह राम अपने लिए ही कह रहा होगा, देखिए कंडीशन नंबर 1, क्या यदि राम अपने लिए कह रहा होगा कि मैं ही कल आऊंगा, तो ये एक राम होगा। लेकिन यदि यही राम किसी दूसरे व्यक्ति के लिए कह रहा होगा, ना किसी दूसरे राम के लिए, अगर यह किसी दूसरे राम के लिए कह रहा होगा तो यहां राम की संख्या 2 हो जाएगी। कहने का मतलब है कि राम एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है। अब आप ये कतई न सोचें कि हमने एक कहा तो हम सही हैं, कि वो दो कहा तो वो सही हैं। छोड़ दीजिए इसको। अब मूल टॉपिक पर आइए। मूल टॉपिक या मूल बात यह है बेटे कि राम चाहे एक हो चाहे दो हो ना, सबसे बड़ी बात यहां क्या हुई कि यह एक चीज हुआ, क्या कि जब एक ही वाक्य में, जब एक ही वाक्य में एक संज्ञा पद, जब एक ही वाक्य में एक संज्ञा पद एक से अधिक बार आया। देखिए कितना आसान शुरू करेंगे, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हाँ यार एकदम सर आसानी से पढ़ा देंगे। एक से अधिक बार आता है तो वाक्य संदेहार्थक हो जाता है। वाक्य क्या हो जाता है? संदेहार्थक हो जाता है। वाक्य संदेहार्थक हो जाता है। कहने का मतलब है कि यदि किसी एक वाक्य में कोई संज्ञा पद एक से ज्यादा आए तो वाक्य संदेहार्थक हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब यहां यही नहीं क्लियर है कि राम एक ही है या राम दो है। तो संदेहार्थक हो गया कि नहीं हो गया? वाक्य है कि नहीं भाई? संदेह हो गया कि नहीं कि पता नहीं एक राम है कि पता नहीं दो राम है। तो अब एक बात आई, अब भाषा जो व्याकरण थे, व्याकरण माने जो व्याकरण लिखने वाले लोग हैं, उनके सामने जब यह समस्या आई कि यार एक ही वाक्य में जब संज्ञा पद कोई भी हो, यदि वह एक से ज्यादा बार आता है तो समस्या यह फंस जाती है कि वाक्य हमारा जो है वो संदेहास्पद हो जाता है। ये पता ही नहीं चलता कि वाक्य एक ही है या संज्ञा पद दोनों एक हैं या दोनों अलग अलग हैं। तो इस समस्या से बचने के लिए उन लोगों ने क्या किया? कुछ शब्द बनाए। ठीक है, क्या किया उन्होंने? कुछ शब्द बनाए। इस समस्या से बचने के लिए उन्होंने कुछ शब्द बनाए। तो स्क्रीनशॉट लो बेटे, जल्दी करो। चलो बाबू, अब क्या है कि इस समस्या से बचने के लिए व्याकरणों ने क्या किया? व्याकरणों ने कुछ शब्द बनाए। कुछ शब्द बनाए। कैसे शब्द बनाए? कुछ शब्द बनाए कैसे? मैं, तू, हम, तुम, यह, वह, जो, सो, इस तरह के शब्द बनाए। ठीक। और क्या किया कि जो अलग संज्ञा, जब एक ही संज्ञा पद दो बार आया तो संदर्भ के अनुसार वहां दूसरे संज्ञा पद की जगह इनमें से किसी एक का प्रयोग किया जो सही बैठ गया। जैसे वाक्य क्या था? वाक्य आपका था राम ने कहा
वाक्य आपका क्या था? राम ने कहा राम कल आएगा। ओके बेटा, अब देखो, अब अपने मेन टॉपिक तक आप पहुंच गए। अब इन्होंने इस फॉर्मेट में इसे कैसे लिखा? राम ने कहा मैं कल आऊंगा। राम ने कहा मैं कल आऊंगा। ठीक, अब आप बताएं, क्या किसी भाई बहन को कंफ्यूजन है कि यहां दो राम है कि एक राम है? अब 100% एकदम 100% तय है क्या? एक राम है। हो गया कि नहीं? तो जो संदेह की समस्या थी वो समस्या दूर हो गई, एक चीज खत्म हो गई। दूसरी चीज, राम ने कहा मैं कल आऊंगा। मैं माने कौन? मैं माने राम। तो कहने का मतलब है कि यहां मैं शब्द जो है वो राम के बदले आया। और आप जान रहे हैं, इतना हिंदी मेरे हर भाई बहन को आती है कि राम संज्ञा है, क्योंकि यह एक आदमी का नाम है। तो यहां हमने देखा कि संज्ञा के बदले हमने कुछ शब्द रखे, जिन शब्दों ने हमारी संदेह की समस्या को दूर कर दिया और वाक्य का भाव भी बिल्कुल वही बनाए रखा। इसी को कहते हैं सर्वनाम। तो देखो बेटा, हमने थोड़ा सा सबसे अलग तरीके से शुरू किया। क्यों? क्योंकि लोग आपको सीधा किताबी भाषा समझाते हैं कि जो संज्ञा के बदले आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं, लेकिन मैंने आपको किताबी भाषा नहीं बताया, ना किसी पूर्व ज्ञान की जरूरत बताया। मैंने सीधे सीधे कहा कि जब किसी भी वाक्य में एक ही शब्द एक से ज्यादा बार आता है तो उससे वाक्य संदेहार्थक हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम यही नहीं जान पाते कि ये दोनों एक हैं या दोनों दो हैं। इस स्थिति से बचने के लिए वैयाकरणों ने कुछ शब्द बनाए और उन शब्दों का प्रयोग किया स्थिति के अनुसार और इस समस्या को दूर कर दिया। जैसे राम ने कहा राम कल आएगा, को इस सेंस में लिख दिया राम ने कहा मैं कल आऊंगा। अब सब कंफर्म है कि यहां एक ही राम है जो अपने लिए कह रहा है। तो यहां मैं शब्द जो है राम के बदले आया और राम का ही बोध करा रहा है, और यही मैं सर्वनाम है। तो इसके बिहाफ पर यदि आपसे कोई कहे कि अब सर्वनाम की परिभाषा बनाओ, तो आप कह सकते हैं जो संज्ञा के बदले, यहां राम संज्ञा के बदले मैं आया है, तो जो, और किसका बोध करा रहा है? राम का ही बोध भी करा रहा है। तो जो संज्ञा के बदले आता है और उसी संज्ञा का बोध कराता है उसे सर्वनाम कहते हैं। अब यह परिभाषा आपको जिंदगी में भूलेगी नहीं अगर मेरा मूल कॉन्सेप्ट आप समझ गए। वरना जो लोग आपको किताब की भाषा में लिख देते कि किसी व्यक्ति वस्तु या किसी संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं, तो आप पूरी जिंदगी रटते कि संज्ञा के बदले सर्वनाम आता है, संज्ञा के बदले सर्वनाम आता है। पर अब यहां आपने खुद से निकाल दिया कि संज्ञा के बदले सर्वनाम आता है। क्यों? क्योंकि मैंने कहा जब एक वाक्य में एक संज्ञा एक से ज्यादा बार आए तो वो वाक्य को संदेहार्थक बना देती है, क्योंकि यही क्लियर नहीं होता कि जिस संज्ञा अलग अलग जो संज्ञा आ रही है एक ही संज्ञा, तो वो क्या एक ही है या दो हैं। तो इससे बचने के लिए कुछ शब्द बनाए गए और उन शब्दों का स्थिति के अनुसार यहां प्रयोग किया गया और उस प्रयोग से इस समस्या को दूर कर लिया गया। जैसे मैंने आपके इस वाक्य की समस्या को यहां दूर करके दिखा दिया, और फिर मैंने यहां से आपको दिखा दिया कि यहां मैं शब्द जो है राम संज्ञा के बदले आया है और राम का ही बोध करा रहा है। क्यों? क्योंकि मैं, अगर आपसे कोई पूछे यहां मैं का मतलब क्या है, तो आप खुद कहेंगे सर मैं का मतलब राम है। तो यहां मैं के बदले आया, राम के संज्ञा के बदले आया और संज्ञा का ही बोध करा रहा है, यही सर्वनाम है। तो इस तरह से अब मेरे बच्चे आप खुद से परिभाषा बना सकते हैं, और अब आपको जरूर, मुझे उम्मीद करता हूं, भले मैं आपके कमेंट नहीं देख पा रहा, बट आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा कि हाँ यार गुरुजी ने बात वही बताई पर कुछ थोड़ा समझा के बताया, विस्तार से बताया। क्यों? क्योंकि मुझे एक बात बताना बेटे, कभी आपने इस बात को सोचा है कि अगर संज्ञा से हमारा काम चल रहा था तो सर्वनाम को की जरूरत क्या थी? भाई अगर संज्ञा से काम चल रहा था हमारा तो सर्वनाम की जरूरत क्या थी? आप बताओ। यदि एक शर्ट से हमारा काम चल रहा है तो दो शर्ट लेने की क्या जरूरत है? अब वो तो भाई दो शर्ट लेने की जरूरत तभी है या तो हमें यह दिखाना हो कि हम पैसे वाले हैं,
या तो हमारे पास जो शर्ट थी वो फट गई है, या जो शर्ट एक है वो गंदी हो जाती है तो हम क्या पहन कर जाए। कुल मिला के जब हमें दूसरे शर्ट की किसी तरह से आवश्यकता महसूस हुई तभी हमने दूसरी शर्ट खरीदा। तो जब संज्ञा से हमारा काम चल रहा था तो सर्वनाम की क्या जरूरत थी? तो जरूरत क्यों आई मैंने आपको यह समझाया, मैंने आपको यह बताया क्यों सर्वनाम हिंदी में आए, क्योंकि संज्ञा एक से अधिक बार आने पर हमेशा भ्रम उत्पन्न कर देती थी, इसलिए उस भ्रम से निपटने के लिए सर्वनाम आए। तो सर्वनाम की पहली उपयोगिता समझ में आ गई। ये जो डायरेक्ट परिभाषा किताब से लिखेंगे वो ये चीज आपको नहीं समझा पाएंगे, बट हमने आपको बताया कि सर्वनाम का प्रयोग क्यों, क्योंकि एक ही संज्ञा पद जब बार बार आता है तो वो हमेशा कंफ्यूजन पैदा करता है, इसलिए उससे बचने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया गया। ठीक, तो सर्वनाम संज्ञा के बदले आते हैं, उसी का बोध कराते हैं और संज्ञा के संदेह से बचने का, संज्ञा के बार बार आने के प्रयोग से जो संदेह होता है उससे निजात दिलवाते हैं या मुक्ति दिलवाते हैं। बात स्पष्ट हो गई? आई होप अच्छा लगा होगा। परिभाषा तो हम कह सकते हैं कि वे शब्द या आप ये कहिए सर्वनाम अच्छा, मैं समझ गया कुछ गड़बड़ आ गया। सर्वनाम, दरअसल इस बोर्ड की खासियत यही होती है कि अगर इस पे एक साथ दो चीज टच कर दी गई तो जो पहले टच किया है वही बोर्ड काम करेगा। एक कीड़ा के उधर बैठ गया तो वो उसको काम करने लगा, बोर्ड हमारा काम नहीं कर रहा था। सर्वनाम वे हैं, या आप इस तरह से करिए ना, किताबी वाला ही लिख दूं, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं तथा उसी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं तथा उसी संज्ञा का बोध कराते हैं, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं तथा उसी संज्ञा का बोध कराते हैं, उन्हें सर्वनाम कहते हैं। अब ये परिभाषा आपने खुद से बना ली बेटे, अब आपको रटने की जरूरत नहीं है, यदि आप रहेंगे तो रटना पड़ेगा। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो बाबू। चलो अब देखो बेटा, हमने कहा कि सर्वनाम वे शब्द हैं जो संज्ञा के बदले आते हैं और उसी संज्ञा का प्रयोग जो है भावबोध भी कराते हैं। ठीक, चलिए अब यहां एक बात और ध्यान दीजिएगा, सर्वनाम के भेद ना, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था ना, पीछे मैंने आपको उदाहरण दिया कि राम, यहां राम की जगह मैं आ गया तो मैं सर्वनाम है। चलिए एक उदाहरण मैं आपको और देता हूं, एक उदाहरण मैं और देता हूं। मोहन आगरा गया, मोहन आगरा गया और उसने, मोहन आगरा गया और उसने ताजमहल देखा। मोहन आगरा गया और उसने ताजमहल देखा। ठीक, अब यहां आप ध्यान दें, मोहन आगरा गया और उसने माने कौन? तो आप तुरंत कहेंगे कि सर उसने माने मोहन ने, इसका मतलब यहां उसने जो शब्द है वो मोहन संज्ञा के बदले आया है। अब अगर हम लिखते राम मोहन आगरा गया और मोहन ने ताजमहल देखा तो भैया यही स्पष्ट नहीं होता कि दोनों मोहन एक हैं या अलग अलग हैं, लेकिन जैसे ही हमने यहां उसने लिख दिया समस्या खत्म हो गई, कंफर्म हो गया कि ये यही वाला मोहन है, दोनों मोहन एक हैं। तो यहां उसने शब्द मोहन, मोहन एक संज्ञा है तो यहां उसने शब्द मोहन संज्ञा के बदले आया और मोहन का ही बोध भी करा रहा है। इसका मतलब कंफर्म हो गया कि यहां उसने शब्द क्या है, यहां उसने शब्द क्या है बेटे, उसने शब्द यहां उसने शब्द क्या है, यहां उसने शब्द सर्वनाम है।
क्लियर हो गया। चलो अब अगली हेडिंग डालते हैं, सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद। ठीक, सर्वनाम के, फिर कहां बैठा, सर्वनाम के भेद। ठीक, देखिए अब आपको मैं बता दूं, खुद आपको लगेगा कि कितना आसान आपको पढ़ाया जाएगा। जब सर्वनाम से प्रश्न बनता है बेटा, तो पहला प्रश्न प्रायः यही बनता है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। जब सर्वनाम से प्रश्न बनता है तो प्रायः पहला प्रश्न यही बनता है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। और इस प्रश्न का मैं उत्तर दे दूं, देखो दो तरह से उत्तर मैं देता हूं। ये मैंने लिखा सर्वनाम। अब देखो बेटा, दो काम करना, मैं दो तरह से इस प्रश्न को आपको उत्तर दूंगा, इसीलिए मैंने कहा दो जगह मैं लिख रहा हूं सर्वनाम। अब देखो बेटा, या तो जिन मेरे भाई बहनों को पहले से मात्रा गणना आती होगी छंद के अनुसार, वो ये जानते होंगे कि ये व और र का मतलब है ये संयुक्त हैं। व र का, देखिए नहीं आती है तो परेशान मत हो, दूसरा जुगाड़ भी है, पर जिनको आता है मैं उनके लिए बात कर रहा हूं। व और र संयुक्त हैं, और संयुक्त से पहले यदि एक मात्रा वाला स्वर वर्ण आता है तो उसकी दो मात्रा कर दी जाती है। इसमें व की एक मात्रा होगी, ना कि दो मात्रा, म की एक मात्रा, टोटल कै मात्रा 6, 2 2 4 2 6। ठीक, तो अब या तो आप ऐसे गिन के याद रखें कि 6 मात्रा होगी, नहीं आती आपको मात्रा गिनना, कोई बात नहीं, सुनिए मैं जुगाड़ बता रहा हूं। जितने अलग अलग दिख रहे हैं सबको अलग अलग गिनिए, जो भी दिख रहे हैं, जितने भी ऊपर नीचे अगल बगल जितने दिख रहे हैं सबको अलग अलग गिनिए। स दिख रहा है 1, स के बाद ये व के ऊपर ये पूंछ सी हनुमान जी की दिख रही है 2, नीचे व बैठा हुआ है 3, उसके बगल में न बैठा हुआ है 4, न के बगल में आ बैठा हुआ है 5, और उसके बगल में म बैठा हुआ है 6। याद रहेगा, याद रहेगा। स माने 1, हनुमान जी की पूंछ की तरह व के ऊपर दिख रहा है 2, नीचे व लगा है 3, न दिख रहा है 4, उसके पीछे डंडा है 5 और म है 6। इस तरह से आप चाहे इस तरह से याद रखें चाहे इस तरह से याद रखें, आप हमेशा ध्यान में रखेंगे कि सर्वनाम के 6 भेद होते। क्या होते हैं बेटे? सर्वनाम के 6 भेद, सर्वनाम के 6 भेद होते। कितने भेद होते हैं बाबू? 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? अब सुनना। नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम, नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम, नंबर 2 निजवाचक सर्वनाम, नंबर 3 निश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 3 निश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 4 अनिश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 4 अनिश्चय, नंबर 4 अनिश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 5 प्रश्नवाचक सर्वनाम, नंबर 5 प्रश्नवाचक सर्वनाम, और नंबर 6 जो है संबंधवाचक सर्वनाम, नंबर 6 संबंधवाचक सर्वनाम। क्लियर हो गया? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए, तमाम मेरे भाई बहन कहते हैं कि गुरुजी ये 6 वाले याद नहीं रहते, क्योंकि पूछ लेता है कई बार निम्न में कौन सर्वनाम है कौन सर्वनाम नहीं है। तो तमाम मेरे भाई बहन कहते हैं कि गुरुजी ये 6 तो याद ही नहीं रहते, क्या करें? इसको याद करने का कोई तरीका बता दीजिए। तो आपके पास एक तरीका है, मैं ट्रिक दे रहा हूं। याद करना, एक लाइन में एक बात मैं कहूंगा, उसी में 6 सर्वनाम छिपे हुए हैं, निकाल लेना। क्या? पुरुष ने, पुरुष माने आदमी, पुरुष ने
निज से प्रश्न कर, पुरुष ने निज से प्रश्न कर, पुरुष ने निज से प्रश्न कर अनिश्चित संबंधों को, देखिए एक लाइन बस यही याद रखना, पुरुष ने निज से प्रश्न कर अनिश्चित संबंधों को निश्चित किया, पुरुष ने निज से प्रश्न कर अनिश्चित संबंधों को निश्चित किया। अब देखो बेटा यहां क्या है, जैसे पुरुष ने माने आदमी ने, निज माने खुद से प्रश्न किया और उसके उत्तर से क्या किया, आपने जितने भी अनिश्चित संबंध थे सबको निश्चित कर लिया। ठीक है, तो अब यहां आप देखो, अब आप यहां देखो बेटा, पुरुष से नंबर 1 पुरुषवाचक, पुरुष से क्या आ गया, पुरुषवाचक, याद रहेगा पुरुषवाचक सर्वनाम। निज से नंबर 2 आ गया निजवाचक। मैंने पीछे जो लिखा था वो पढ़ाने का क्रम है, उसी क्रम में मैं पढ़ाऊंगा। ये थोड़ा यहां अलग क्रम निकलेगा पर सर्वनाम सब आ जाएंगे। प्रश्न से हो गया प्रश्नवाचक सर्वनाम। अनिश्चित, अनिश्चित से हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चय वाचक सर्वनाम। संबंधों, संबंधों से हो गया जो है संबंधवाचक सर्वनाम। और निश्चित से हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम। तो देखो बेटा कोई नहीं दे सकता जल्दी से, ये मैंने आपको यह ट्रिक दिया और मैंने आपको एक लाइन के कोटेशन से में 6 सर्वनामों का ट्रिक दे दिया कि पुरुष ने निज से प्रश्न कर अनिश्चित संबंधों को निश्चित किया, निज से प्रश्न कर अनिश्चित संबंधों को निश्चित किया। और इस तरह से आपने देखा, इस तरह से आपने देखा कि बिल्कुल 6 सर्वनाम इसी में समाहित हो गए हैं और 6 सर्वनाम का यहां हो गया है। ठीक है, चलो अच्छा अब एक बात और करते हैं बेटे, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो बताएं। चलिए अब आइए पहले सर्वनाम की चर्चा करते हैं। पहले सर्वनाम की चर्चा करते हैं जिसका नाम है पुरुषवाचक सर्वनाम। देखो बेटा दोनों जगह मैंने लिखा, जो आप कंफ्यूज मत होना, सर्वनाम दोनों जगह जो मैंने लिखा वो एक ही है, बस ये है कि थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गए हैं। तो जो मैंने पहली बार में लिखा था ये वाला जो मैंने लिखा था, इसी क्रम में मैं आपको पढ़ाऊंगा, इसलिए ये मैंने लिखा था ऐसा। बट ये यही 6 जो है ट्रिक से निकलकर यूं आ गए। अब आइए आगे इसी की चर्चा करते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, ये बेटा देखो बहुत आसान सा है, बहुत आसान है। कितना सटीक जुगाड़ से मैं पढ़ा दूंगा, आपको लगेगा कि हाँ यार बहुत आसान कर दिया गुरुजी ने। देखो मैं तरीका बताऊं। पुरुष, पुरुष का मतलब होता है आदमी, होता है कि नहीं भाई? पुरुष का मतलब क्या है? आदमी। बट यहां हम पुरुष का मतलब लेंगे आदमी और औरत दोनों। क्लियर? चल, वैसे पुरुष माने नॉर्मली होता है क्योंकि पुरुष का विलोम महिला होता है, पर हम यहां पुरुष माने आदमी औरत दोनों ले लेंगे। ठीक है, अब देखो ट्रिक निकाल रहा हूं मैं ताकि आपको रटना ना पड़े परिभाषा को। तो पुरुष माने आदमी या औरत दोनों। अच्छा एक बात बताओ बेटे, दुनिया में कोई आदमी या कोई औरत ऐसी होगी जिसका नाम न हो? तो आप कहोगे कि सर बिल्कुल नहीं। तो सीधी सी बात है कि पुरुष माने आदमी, और आदमी हो चाहे औरत हो, इन दोनों का कोई ना कोई नाम होगा, इनका कोई ना कोई नाम होगा, ये तय है। और इसी नाम के बदले, इसी क्या हो जाएगा बेटे? नाम के बदले आने वाला सर्वनाम। देखो बेटा थोड़ा सा दिमाग लगाकर अगर यह कॉन्सेप्ट या जो है समझ लिया तो कभी जीवन में दिक्कत नहीं आएगी। मैंने कहा पुरुष, पुरुष माने आदमी, आदमी माने आदमी औरत दोनों। तो चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिसका नाम न हो। तो चाहे आदमी होगा चाहे औरत होगा, उसका जरूर कोई ना कोई नाम होगा, और उसी नाम के बदले जो सर्वनाम आए वो पुरुषवाचक कहलाता है। अब ट्रिक से अपने आप निकल गया, आपको परिभाषा रटने की जरूरत
नहीं है, वरना आप रोज रटेंगे किसी स्त्री पुरुष के नाम के बदले आने वाले सर्वनाम को पुरुषवाचक कहते हैं। पर यहां ट्रिक से निकाल दिया हमने, क्या कहा, इस जो है पुरुष, पुरुष माने आदमी या औरत दोनों हो गया, तो आदमी हो या औरत हो, फिक्स है कि अगर कोई भी आदमी होगा कोई भी औरत होगा तो उसका कोई नाम जरूर होगा, और उसी नाम के बदले जो सर्वनाम आएगा उसी को क्या कहेंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि वह सर्वनाम जो किसी स्त्री या पुरुष के नाम के बदले आता है, जो किसी स्त्री या पुरुष के नाम के बदले आता है, उसको क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्लियर रहेगा। चलो अब इस बिहाफ पर बेटे हम इसकी क्या बनाते हैं, परिभाषा। हम क्या कह सकते हैं, वह सर्वनाम जो किसी स्त्री या पुरुष, वह सर्वनाम जो किसी स्त्री या पुरुष के नाम के बदले आता है, वह सर्वनाम जो किसी स्त्री या पुरुष के नाम के बदले आता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं उदाहरण दूं, सोहन बाजार गया, सोहन बाजार गया, और उसने सेब खरीदा। अब यहां देखो बेटा, सोहन बाजार गया और उसने सेब खरीदा। अब यहां जो उसने शब्द है, उसने शब्द किसके बदले आया है भाई, उसने माने कौन, तो उसने माने सोहन। इसका मतलब यहां उसने शब्द सोहन नाम के बदले आया है कि नहीं। और अभी आपने कहा कि जो स्त्री या पुरुष के नाम के बदले आता है वो पुरुषवाचक होता है। इसका मतलब यह सोहन नामक पुरुष के नाम के बदले आया है। इसका मतलब उसने शब्द कैसा है, पुरुषवाचक है। उसने कैसा सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। क्लियर हो गया। स्क्रीनशॉट लो बाबू। चलो अब फिर देखो, आगे देखो आप कह रहे हैं, एक उदाहरण दूसरा देता हूं, मैं घर जा रहा हूं। अब मैं माने कौन, आप बताओ बेटे, मैं माने कौन, तो भैया मैं घर जा रहा हूं। अगर मैं अपने लिए कह रहा हूं इसका मतलब विजय, भाई मैं माने अपना नाम नहीं ले रहा हूं, मैं घर जा रहा हूं माने मुझे कहना चाहिए था विजय घर जा रहा है। पर विजय घर जाते से कहने से यही क्लियर नहीं होता कि मैं अपने लिए कह रहा हूं कि दूसरे के लिए कह रहा हूं, है कि नहीं। तो इस समस्या से निजात दिलवाया किसने, मैं शब्द ने। मैं घर जाता हूं, इसका मतलब मैंने अपना नाम नहीं लिया, अपनी नाम के बदले मैं रख दिया। तो इसका मतलब यहां मैं शब्द, अगर आप मुझे ही उदाहरण ले लें तो यहां मैं शब्द विजय के बदले आया है और विजय नाम के बदले मैं आया है। इसका मतलब मैं कैसा सर्वनाम हो गया, पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। यही नहीं, जैसे मैं आपको एक उदाहरण और दूं, तुम कल मत आना। अब यहां तुम शब्द आया बेटे, तो तुम शब्द आया। अब यहां तुम का मतलब क्या हो गया, तुम कल मत आना। अब यहां तुम, मान लीजिए कि मैं जिससे कह रहा हूं कि तुम कल मत आना, उसका नाम सोहन है
या उसका नाम अजय है। मैं जिससे कह रहा हूं कि तुम कल मत आना, उसका नाम अजय है। तो अब यहां तुम शब्द किसके बदले आया है? अजय के बदले आया है। क्यों? क्योंकि मैंने अजय का नाम नहीं लिया और अजय को तुम कह के संबोधित कर दिया। तो इसका मतलब यहां अजय नाम के बदले तुम आया है। इसका मतलब तुम कैसा सर्वनाम हो गया? पुरुषवाचक। जरूर कमेंट करेंगे कि क्या आपको लगा कि नहीं पीछे कुछ पढ़ना चाहिए तभी सर्वनाम हमें समझ में आएगा। कोई जरूरत ही नहीं है यार, हम खड़े हैं ना, इसलिए मैंने विश्वास दिलाया आपको। ठीक है, चलो अब देखो बेटे, यहां तक तो बात स्पष्ट हो गई। अब आओ इसी पे काम कर लेते हैं। अब आते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार का होता है। पुरुष 3 प्रकार के होते हैं, वही मतलब पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुष 3 प्रकार के होते। कौन कौन से? उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष, इसको वक्ता कहते हैं। वक्ता, वक्ता का मतलब होता है बेटा बोलने वाला, बोलने वाला। अब जरा सा आप सोचो, खुद सोच कर देखो आप कि यदि आप बोल रहे हो, आप वक्ता हो, यदि आप बोल रहे हो और आप अपना नाम न लेना चाहो तो क्या प्रयोग करोगे बाबू? आप बताओ। यदि आप बोल रहे हो, आप वक्ता हो और आप अपना नाम न लेना चाहो तो क्या प्रयोग करोगे? तो सीधी सी बात है कि आप प्रयोग करोगे मैं, या बोलने वालों की संख्या 1 से ज्यादा है तो हम। तो मैं, हम कैसा सर्वनाम है? उत्तम पुरुष, पुरुषवाचक है और पुरुषवाचक में कैसा है? उत्तम पुरुष। नंबर 2, मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष का मतलब होता है बेटे श्रोता। मध्यम पुरुष का मतलब क्या होता है? श्रोता। श्रोता का मतलब होता है सुनने वाला। मध्यम पुरुष माने श्रोता, और श्रोता का मतलब क्या होता है? सुनने वाला। अब देखो बेटा, सुनने वाला मतलब जो आपकी बात सुन रहा है। जैसे आप मेरी बात सुन रहे हैं, आप मेरी बात सुन रहे हैं ना। जैसे मैंने कहा था तुम कल मत आना, तो वो मेरी बात सुन रहा है तभी तो मैं उससे बोल रहा हूं। तो सीधी सी बात है कि मैंने उसका नाम नहीं लिया, उसकी जगह तुम का प्रयोग किया। तो कहने का मतलब हम श्रोता की जगह तू का प्रयोग कर सकते हैं, तुम का प्रयोग कर सकते हैं, तुम सब का प्रयोग कर सकते हैं ना, या आपका प्रयोग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि सम्मान देने के लिए। भाई अब मैं कहूं कि तुम लोग समझ गए तो, या तुम समझ गए तो आपको लगेगा कि यार गुरुजी कैसे बात कर रहे हैं। लेकिन जब मैं कहूंगा आप समझ गए तो आपको लगेगा कि हाँ गुरुजी हमें सम्मान दे रहे हैं, ढंग से बात कर रहे हैं। तो तू के बदले सम्मान देने के लिए आप आ गया। अच्छा, तीसरा जो पुरुष होता है बेटे उसे कहते हैं अन्य पुरुष। अन्य पुरुष, अन्य पुरुष का मतलब होता है जिसके संदर्भ में बात की जाए। अन्य पुरुष का मतलब होता है जिसके संदर्भ में बात की जाए, जिसके संदर्भ में बात की जाए उसे अन्य पुरुष कहते हैं। तो भाई जिसके संदर्भ में, जैसे हम आपसे कह रहे हैं कि वह बहुत बदमाश लड़का है, वह बहुत बदमाश लड़का है, इसका मतलब हम वह के संदर्भ में बात कर रहे हैं, है कि नहीं? है? यह कल नहीं आया था, मैंने आपसे बात किया, मैंने कहा यह कल नहीं आया था, यह कल क्लास में नहीं था, तो मैंने क्या किया? यह के संदर्भ में बात किया। तो इसमें अन्य पुरुष में 2 सर्वनाम आते हैं बेटे, यह वह, यह वह। ठीक है, तो अब आपने यहां देखा क्या कि पुरुषवाचक सर्वनाम जो है, पुरुषवाचक सर्वनाम कौन कौन से होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम ठीक, चलो,
ये है पुरुषवाचक सर्वनाम है मैं, हम, तू, तुम, आप, यह, वह। ठीक, क्लियर हो गया। अच्छा, एक बात और ध्यान दीजिएगा कि आप सभी भाई बहनों को मैंने बता दिया, आप सभी भाई बहनों को मैंने एक चीज़ बता दी कि अगर आपको लगता है, जैसे कुछ भाई बहन हमारे जो पहले से थोड़ा बहुत ज्ञान रखते हैं, पढ़ते हैं, उनको लगेगा कि आप तो निजवाचक में आएगा, यह वह निश्चयवाचक में भी आएगा, तो कैसे क्या, तो जब वो प्रसंग आएगा मैं वहाँ उदाहरण देता समझाता चला जाऊँगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि ये सब मैटर आपको विधिवत समझ में आया होगा, और एक बार जरूर कमेंट करें कि क्या आपको कहीं ये लगा कि काश हमने पीछे कोई चैप्टर पढ़ा होता तो हमें यह चीज बेहतर समझ में आती। कतई नहीं लगा होगा और ना लगेगा। हाँ, एक चीज है, जैसे विशेषण पढ़ना है, अगर विशेषण में सार्वनामिक विशेषण पढ़ना है तो सर्वनाम पढ़ना जरूरी है। तो आपको इसलिए मैंने ऐसी जगह से उठाया जिसके पीछे से कुछ जानने की जरूरत नहीं है। तो दोस्त, बस थोड़ी सी हमारी व्यवस्था कि हम दोनों क्लास को एक साथ करके पढ़ाना चाहते हैं ताकि समय ज़्यादा न वो हो। तो बस दोस्त, उम्मीद करता हूँ, आई होप आपको बेहतर समझ में आया होगा और आप मेरा साथ देंगे। तो आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि जो है, गुड नाइट, थैंक यू।